हम आते हैं चैप्टर नंबर 1, इंडियन इकनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि आपकी बुक इंडियन इकनॉमिक डेवलपमेंट से है, यानी पार्ट 2। और राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बुक विच इज़ रिटन बाय संदीप गर्ग, एनसीईआरटी से नहीं, क्योंकि संदीप गर्ग में मोस्टली क्रिस्प और ज़्यादा अच्छे मैनर में प्रोवाइडेड होता है, ठीक है, इसलिए। तो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है आप क्या क्या जानेंगे, बेसिकली ऑल द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी क्या क्या इस पूरे चैप्टर में है। इसी पे 1.1 से हम इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या कह रहे हैं, पहली बात तो ये बता रहे हैं इस पूरे चैप्टर में कि इंडिपेंडेंस के दौरान जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो इंडिया की इकनॉमी कैसी थी, मतलब जब ब्रिटिश रूल था तब कैसी थी, और जब वो छोड़ के गए तो हमारे लिए किसी टाइप की इंडियन इकनॉमी वो छोड़ कर गए, ठीक है। ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल, अब ब्रिटिश रूल कब से शुरू हुआ, बेसिकली बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में, ठीक है। उसी के बाद से ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश राज इंडिया में आ गया, भारत में आ गया, ठीक है। तो ये MCQ में आ सकता है। सो वी हैव टू लर्न बैटल ऑफ प्लासी 1757, इसके बाद से ब्रिटिश रूल आया। अब बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल हम सबको पता है, वो हमारी रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी हम जितने भी आदमी थे उनको वॉर्स में लगाना या काम में लगाना या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाना, इन सब चीज़ों में उनको मजदूरी करवाते थे बेसिकली हमारे लोगों की। और रिसोर्सेज जितनी भी है हमारे देश की, गोल्ड बोलो चाहे कैसे टाइप के रिसोर्सेज बोलो, सारी वो लोग ख़त्म करके जाने वाले थे, अपने यूज़ में लाने वाले थे। मेन गोल यही था। अब ब्रिटिश रूल लगभग कितने साल रहा है, तो इसका आंसर है 200 ईयर्स, ठीक है। लगभग 200 साल बाद इंडिया को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947। हाँ जी। तो अब हम आते हैं कि इस चैप्टर में बेसिकली है क्या, फिर इंट्रोडक्शन में जानते। अब सेकंड टॉपिक हमारा आता है लो लेवल ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। अब ये बात तो सबको पता है कि जब ब्रिटिश रूल था, कॉलोनियल रूल था, तब अपनी इंडिया की जो है डेवलपमेंट इकोनॉमिक लेवल पे बहुत कम हो रही है ना। अब वो किन किन सेक्टर्स में हो रही थी वो इन्होंने क्लासिफाई कर दिया। पहला है प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, ठीक है। इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलिएंट एंड प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, ठीक है। इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो इंडिपेंडेंट यानी किसी पे निर्भर थोड़ी थी। पहले के टाइम पे हम किसी से लेना देना नहीं रखते थे, जब ब्रिटिश के आने से पहले, है ना। हम अपने लिए उगाते थे, अपने लिए खाते थे, ज़्यादा इतना एक दूसरे के उधर नहीं देखते थे, क्योंकि बेसिकली ऑफ कोर्स मोनार्की ही था उस टाइम पे। तो सेल्फ रिलिएंट एंड प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, यानी हमारी जो है इकोनॉमी क्या थी, प्रॉस्पेरस थी, ठीक है। पहले क्या थी, तो यहाँ पे 3 चीज़ें ये बता रहे हैं कि ब्रिटिश राज के आने से पहले इंडिया कैसी थी, प्रॉस्पेरस थी, ठीक है। हम जो है आगे बढ़ रहे थे सबसे, हम इवन सोने की चिड़िया भी इसीलिए बोले जाते थे, और हमारे पास रिसोर्स बहुत फुल थी, सारे लोग खुशमिनाज थे, ठीक है। सेकंड है एग्रेरियन इकोनॉमी, यानी कि एग्रीकल्चर ही लोगों का मेन लाइवलीहुड था, मतलब अब नॉट एग्जैक्टली A to Z लोगों का, बट मोस्टली लगभग 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल सेक्टर में थे, ठीक है। अब थर्ड, वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, यानी कि हमारे जो अब मशीनें थोड़ी थी इंडिया में ब्रिटिश रूल से पहले, हम तो अपने हाथ से बनाकर हाथ से पहनते थे, हाथ से ही अपनी जो चीज़ें उनको बनाते थे, चाहे वो क्लोथ हो, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, है ना। मशीन्स नहीं थी उस टाइम पे। तो इंडिया वाज आल्सो नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, किन फील्ड्स में, कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स और मेटल, प्रेशियस स्टोन वर्क्स, ये सारे हैंडीक्राफ्ट बहुत पॉपुलर थे। और इवन वर्ल्ड वाइड अगर लाइक किसी और कंट्री से हम एक्सपोर्ट करते थे कभी पुराने टाइम में, मोनार्की के टाइम पे, ब्रिटिश रूल से पहले, तब हमें बहुत फ़ायदा मिलता था और अपनी एक अलग सी रेप्यूटेशन थी कि माल बहुत अच्छा है हमारा, है ना, हाथ से बनता है क्योंकि ऑफ कोर्स। अब ब्रिटिश रूल के दौरान, हावेवर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, अब ब्रिटिश रूल के बाद क्या हुआ, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ मतलब जो है हम पे लागू कर दी, चीज़ें लागू कर दी कि तुम ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। अपनी जो इकनॉमी है वो गिरने लग गई। एग्रेरियन इकनॉमी यानी जो
जिन पे अपने अपने खुद के लैंड पे हम उगाते थे, वो भी हम पे ज़मींदारी सिस्टम लगा दिया। वो क्या होता है वी विल गेट टू नो फर्दर। और अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सारी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी, और जितनी भी रिसोर्सेज हैं हमसे कल्टीवेट करवाते, दूसरे देशों में आप एक्सपोर्ट करते और खुद ही पैसा कमाते। ठीक है, अब है मीनिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म। अब ये क्या बताया गया है? कॉलोनियलिज्म रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशनशिप्स बिटवीन टू कंट्रीज़। ठीक है, कॉलोनियलिज्म वो रिश्ता होता है, वो पॉलिटिकल और सोशल रिश्ता होता है जब दो कंट्रीज़ ऐसे होते हैं, मतलब ऐसे संबंध में होते हैं कि एक तो राज कर रहा है दूसरे पे और दूसरा दब रहा है उसके नीचे, उसे कॉलोनी कहते हैं। विच इज़ वेरी सिंपल, हम सब जानते हैं कॉलोनी क्या होता है। अब हम आते हैं लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम क्या होता है। सो बेसिकली अब अपनी जो है नेशनल इनकम कितनी है, अब ये काउंट नहीं करते हर देश की, हमें पता है कि एवरेज नेशनल इनकम क्या है देश में लोगों की, और पर कैपिटा इनकम लोगों की क्या है, एक एवरेज निकालते हैं, है ना। तो क्या बोला जा रहा है कि अपनी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी थी कि किसी ने सिंसियरली, अब ब्रिटिशर ही बोलो, ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलो, उन्होंने कोई नीड ही नहीं समझी क्यों काउंट करनी है इनकी ग्रोथ रेट या कितने लोग हैं, बेसिकली कितना कमा रहे हैं, क्या ठेका ले रखा है उन्हें तो बस अपने रिसोर्सेज चाहिए, वो अपना कहीं और भेजेंगे, उन्होंने कोई फ़र्क नहीं पड़ना है इस चीज़ से। ठीक है, तो यही बता रहे हैं कि कोई सिंसियर अटेम्प्ट उनके द्वारा नहीं दिया गया अपनी कंट्री की, इंडिया की को इसको ग्रोथ को एस्टिमेट करने के लिए। ठीक है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स थे जैसे कि, अब नाउ यू हैव टू लर्न ऑल दोज नेम्स। ठीक है, दादा भाई नारोजी, विलियम डिगबाई, फिनले शेरस, VKRV राव एंड RC देसाई, इन सब लोगों ने अपनी जो है कोशिश करी थी इंडिया की निकालने की। लेकिन क्या हो रहा था कि इन सब लोगों के ना थोड़े अलग अलग रिजल्ट आ रहे थे, तो कोई कॉमन यूँ नहीं था कि भाई एक का सही है ना, ऐसा हो रहा था कि सारों के अलग अलग आ रहे थे, तो कोई रिलिएबल नहीं लग रहा था, है ना। लेकिन जो डॉक्टर राव यानी VKRV राव है, उनके जो अटेम्प्ट था, उनका जो एस्टिमेट था वो सबसे ज़्यादा करीब था और उनके एस्टिमेट को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। ठीक है, और जितनी भी स्टडीज़ है वो ये पता लगवाती हैं क्या कि जो ग्रोथ है अपने इकनॉमी की, कंट्री की, फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी के पहले हाफ में लगभग 2% से कम थी। ठीक है, और जो 0.5% की ग्रोथ थी बस पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर में। अगर ना और दूसरे देशों में देखेंगे तो पर कैपिटा इनकम में जो वो ग्रोथ है वो इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा थी, है ना, ज़्यादा होती थी। लेकिन इंडिया के कंपैरिजन में, इंडिया का जो है, इंडिया को कंपेयर करोगे तो इंडिया का 0.5% इज़ लाइक ना के बराबर। ठीक है, इसलिए बहुत कम। ठीक है, और जो नेशनल इनकम है, एग्रीगेट यानी ग्रुप होता है, मतलब, है ना, तो अगर आप पूरे नेशनल इनकम वगैरह चेक करेंगे तो वो लगभग 2% से भी कम था उसका ग्रोथ, विच इज़ वेरी वेरी लेस। ठीक है, 2% आप सोचोगे 2% चलो कुछ तो है, बट इट इज़ नथिंग। ठीक है, अब लेट्स नेक्स्ट कम टू थर्ड, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या होता है। ठीक है, हाँ जी, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर बेसिकली ये बता रहे हैं कि लगभग 85% इंडिया की पॉपुलेशन, मोस्टली विलेजेस की ही कह लो, मतलब विलेजेस से ही कह लो इन लोग, पर पूरे भारत की जो पॉपुलेशन है उसकी 85% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में, मतलब लगभग 85% किस में रहती थी, गाँव में रहती थी। ठीक है, और डायरेक्टली बोलो यानी खेती बाड़ी करके बोलो, या अपने वर्कर्स छोड़ दो फार्म में, कुछ भी बोलो, वहाँ पे लगभग 75% लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए थे। ठीक है, 85% गाँव में रहते थे और उसमें से भी 75% जो है खेती बाड़ी इन सब चीज़ों में लगे हुए थे। और एक शॉकिंग फैक्ट, अब आप सोचेंगे तो हमारे पास रिसोर्सेज वगैरह सब चीज़ें जैसे खाने पीने का तो फिर हम सफिशिएंट रहते होंगे ना, बट नो, इतने ज़्यादा लोगों के एग्रीकल्चर सेक्टर में होने के बावजूद कंट्री में
खाने पीने की कमी थी, ठीक है, रॉ मटेरियल की, खाने की कमी थी अपने देश में। कैसे, अब क्यों था ऐसा रीज़न? इतना 75% है तो ऐसा थोड़ी होना चाहिए। तो बेसिकली पहली चीज़ यहाँ पे आती है, इसके आप कुछ रीज़न दें ऐसा क्यों होता था। पहला रीज़न है लैंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है, जिसको ज़मींदारी सिस्टम भी बोला जाता है। अब नाउ यू हैव टू लर्न एवरीथिंग, ठीक है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है तो यू हैव टू लर्न एवरीथिंग, बाकी बस समझ लेते हैं, ठीक है। ज़मींदारी सिस्टम यानी लैंड सेटलमेंट सिस्टम में क्या होता था कि जितने भी फार्मर्स हैं, अगर आपको खेती बाड़ी करनी है इस जगह पे कर सकते हो, ठीक है, आपको भी काम करना है, आप वर्कर हो, आपको भी मेरे खेत में काम करना है, कर सकते हो, लेकिन जो भी फार्मिंग करेगा उस पे बहुत ज़्यादा मतलब बेसिकली लगान लगेगा। और लगान क्या होता है? बहुत ज़्यादा भारी भरकम टैक्स। जैसे कि बोलो आप 100 रुपये कमा रहे हो, आप 85 रुपीज़ गवर्नमेंट को दोगे, ऐसे टाइप का था ये लगान, ठीक है। अब लोगों को और कुछ स्वातंत्र था। अब आप बोलोगे 75% भी फिर भी क्यों थी एग्रीकल्चर में, गए क्यों नहीं है सभी हट के? क्योंकि उन्होंने बचपन से और कुछ सीखा ही नहीं, और कुछ चीज़ आती ही नहीं। सो हाउ कैन दे शिफ्ट फ्रॉम टू अदर सेक्टर? कुछ हुए, बट नॉट एवरी वन कैन ड्रास्टिकली लीव दैट प्रोफेशन एंड जॉइन समथिंग एल्स, ठीक है। बचपन से ही वो चीज़ नहीं सीखी जब, तो कैसे कर सकते हैं? तो गवर्नमेंट जो है अपने प्रॉफिट जो है लगान से लेती थी ज़मींदार से। बेसिकली क्या होता था, ज़मींदार होते थे, लैंड के जितने भी ज़मींदार होते थे, लैंड होल्डर्स होते थे, उनको करती थी गवर्नमेंट फोर्स कि भाई ये डेट फिक्स है, इस डेट तक अपने जो वो है कैसे ना कैसे जो जितने भी वर्कर्स हैं तुम्हारे काम कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, जो भी उस लैंड को यूज़ करके एग्रीगेट कर रहे हैं, बेसिकली एग्रीकल्चर यूज़ कर रहे हैं उसको, उनसे लगान आपको इस डेट तक हमें गवर्नमेंट को देना ही देना पड़ेगा। तो जितने भी ज़मींदार होते थे वो बिल्कुल पीछे पड़े रहते थे इन फार्मर्स के कि लगान दो लगान दो लगान दो, ओके। तो ऐसे करके इनको जो है प्रॉब्लम फेस होती थी, ठीक है, क्योंकि वो कमा ही नहीं पाते थे अपने एग्रीकल्चर सेक्टर से, ओके। अब और बेसिकली एक और रीज़न है कि ये क्यों नहीं बढ़ पाया, क्योंकि ज़मींदार और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश सरकार है, उन्होंने एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं किया, जबकि घटा और दिया इतना भारी भरकम टैक्स लेके। नेक्स्ट सेकेंड इज़ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। अब कमर्शलाइजेशन क्या होता है? मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रादर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब लोग फिर किस चीज़ पर ध्यान देने लग गए कि खुद खाने की बजाय, यानी कि जो मान लो, अब सोच के देखो, कोई फार्मर है, वो अपने खेत में, अपने पूरे खेत में उगा रहा है, ठीक है। आप सोच के देखोगे भाई, अगर वो वीट उगा रहा है अपने फार्म में, तो उसको वीट की तो कमी पड़ेगी नहीं, उसको बाहर से थोड़ी लेने की ज़रूरत पड़ेगी, वो कुछ बेच देगा और कुछ ख़रीद लेगा। बट नो, दैट वाज नॉट द केस। वहाँ उस टाइम पे फार्मर्स क्या फोकस, बेचने में ज़्यादा फोकस था और ख़ुद कंज्यूम करने में उनका कोई फोकस नहीं था। एंड दे वर नॉट टू ब्लेम फॉर दिस रीज़न, क्योंकि ऐसा गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो कमाएंगे कैसे, वरना एक अनाज एक बस वीट मिल रहा है, वीट भी नहीं, कुछ तो मान लो कॉटन उगा रहे हैं, उनको भी क्या बोलते हैं, फिर उनको खाना कैसे मिलेगा, कुछ तो कमाई करनी पड़ेगी ना। इसलिए अब ब्रिटिशर्स एक और बेकार चीज़ करते थे, क्या? अब कैश क्रॉप्स क्या होता है? जिनसे पैसा ज़्यादा आए, यानी अगर ब्रिटिशर्स इन क्रॉप्स को बाहर बेचेंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा। अब कैसी क्रॉप्स? जैसे कि जूट ले लो, कॉटन ले लो, इनको बाहर कहीं एक्सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा पैसा आएगा ब्रिटिशर्स के पास, है ना। तो इनको कैश क्रॉप्स बोलते हैं। अब अगर कोई फार्मर कैश क्रॉप उगा रहा है, ठीक है, बेच रहा है, तो वो उसको ज़्यादा पैसे देते थे। लेकिन कोई वीट वगैरह खाने की क्रॉप्स उगा रहे, फूड क्रॉप्स उगा रहे, तो उसको इतना ज़्यादा पैसा नहीं, थोड़ा बहुत पैसा दे देते थे, है ना। जो ज़्यादा पैसा है वो सिर्फ़ और सिर्फ कैश क्रॉप्स में मिलता था। तो लोग इवन जो फूड क्रॉप्स है उससे कैश क्रॉप्स में शिफ्ट होने लगे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। ज़्यादा तो क्या, इतना ज़्यादा भी नहीं, बट एटलीस्ट अपने फूड क्रॉप से ज़्यादा कमाने के लिए वो कैश क्रॉप्स में शिफ्ट हो रहे थे, जिससे कि खाने की ऑफकोर्स कमी पड़ रही थी, ठीक है। इसलिए ऐसी ये उनकी एक टेक्निक थी ब्रिटिशर्स की, ताकि वो फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स में उनको कन्वर्ट कर पाए, इसलिए वो ज़्यादा पैसे देते थे, ठीक है। अब
तो बेसिकली इस बॉक्स में बोला जा रहा है कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिजल्टेड इन फेमाइन्स, यानी कि भूखमरी पड़ रही थी इसी चीज़ के कारण, क्योंकि लोग किस में शिफ्ट हो रहे थे, वो कैश क्रॉप में शिफ्ट हो रहे थे। और अब ब्रिटिशर्स को अपनी फैक्ट्रीज़ में नए नए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं। अब कॉटन आ रहा है, कॉटन से नए नए अच्छे अच्छे ड्रेसेस बना के बाहर एक्सपोर्ट करेंगे या कुछ बनाएंगे, है ना। तो उसके लिए ये रिसोर्सेज भी तो चाहिए, इसलिए वो इसको प्रमोट कर देते रादर देन फूड क्रॉप। और इसको प्रमोट करते करते एक ऐसी भूखमरी कई जगहें आने लग गई थी। नेक्स्ट इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब ये क्या बोल रहा है, यानी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत कम थी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ मतलब तरह तरह के इक्विपमेंट्स वगैरह बहुत कम थे, ठीक है। नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स, अब और देशों में तो फर्टिलाइज़र्स यूज़ करके या कैसे ना कैसे जो है और ज़्यादा अच्छी फसल आ जाएगी और ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाएगी, इसलिए वो फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर देते थे, है ना। लेकिन हमको ना फर्टिलाइज़र्स के बारे में कुछ पता भी होता था, तो बेसिकली पता तो चलो होता था, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं होते थे वो कहीं ऐसे आसपास मतलब प्रमोट नहीं होता था, तो आसपास इतना ईजिली होता भी नहीं था क्योंकि कोई यूज़ ही नहीं करता ऑफकोर्स, ठीक है। तो उनके पास तो वो ना तो अपने एग्रीकल्चर में जो मान लो फार्मर्स हैं वो यूँ सोच कर कि भाई ज़्यादा कमा लेंगे, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी लगा देते हैं, वो ये भी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अब वही बात है कि गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को प्रमोट नहीं किया। हमारी कंट्री इसी कारण जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें थोड़ी सी पीछे है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, क्योंकि यू नो द रीज़न, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी थी ही नहीं। फोर्थ इज़ स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि गवर्नमेंट रेडी नहीं थी इन्वेस्ट करने के लिए, कोई भी रेडी नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए। तो जितने भी स्मॉल फार्मर्स थे, शेयर क्रॉपर्स थे, इनके पास ना रिसोर्सेज होती थी, ना टेक्नोलॉजी होती थी, ना ही ये इन्वेस्ट कर सकते थे अपने एग्रीकल्चर को और बढ़ावा देने के लिए, और गवर्नमेंट ऑफ कोर्स करती ही नहीं थी। अब एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ पार्टीशन, ये क्या बताया जा रहा है, बेसिकली कुछ पोर्शन था, मतलब डिवाइड होने से पहले पाकिस्तान में कुछ पोर्शन मतलब अब अपने मतलब पहले तो भारत पूरा एक ही था, पाकिस्तान इंडिया, उस टाइम पे कुछ एरियाज़ थे वो बहुत ज़्यादा कल्टीवेबल थे, वहाँ पे कुछ भी ग्रो करो तो ऑफकोर्स इजीली ग्रो हो जाते थे। क्या हुआ, सैडली वो पार्टीशन होने के बाद पाकिस्तान की तरफ चला गया, ठीक है, अपनी फर्टाइल लैंड उधर चली गई। पूरा जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था ईस्ट पाकिस्तान में, जिसको आज के टाइम पे हम बांग्लादेश के बारे में जानते हैं, तो इंडिया की जो जूट इंडस्ट्री थी जो पूरे देश पे राज करती थी, वो क्या बोलते हैं, उधर चली गई, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। अब इंडस्ट्रीज़ और भी तो थी, है ना, उनका क्या हुआ, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी, ये थी वो थी, उनका क्या हुआ बेसिकली। अब वी लर्न कि भाई इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी के बारे में हमने जाना कि प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी, है ना, उसका डिक्लाइन, जैसे कि लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, ये हमने अभी जाना। दूसरी चीज़ थी एग्रेरियन इकोनॉमी हमारी अच्छी थी, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में हमने जाना कि बाद में ख़राब क्यों हुई। थर्ड इज़ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, इनका क्या हुआ। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो थे उसमें क्या क्या क्यों आगे नहीं बढ़ पाई अपनी इंडस्ट्रियल एरियाज़। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि अपनी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी वो कम होती गई। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ को हमारी तबाह कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, और कोई भी इंडस्ट्री को आगे आना अलाउड नहीं था। आप अपनी इंडस्ट्रीज़ नहीं खोल सकते हैं, ये चीज़ लागू कर दी थी उन्होंने। और ये जो मोटिव है, अब उनका मकसद क्यों था ऐसे करने का, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का। फर्स्ट इज़ कि इंडिया से हम अब वरना इंडस्ट्रीज़ क्या कुछ कह रही थी ब्रिटिशर्स को, नहीं, बट क्या प्रॉब्लम थी उनकी कि जो इंडिया है ना, उनसे वो इंडस्ट्री वगैरह में नहीं, अगर वो खुद ही एक्सपोर्ट कर करके पैसा कमाने लगे तो ब्रिटिश का राज कैसे हुआ। तो वो ये चाहते थे कि ये लोग हमारे लिए रॉ मटेरियल बनाएं, हम उसे प्रोसेस करेंगे अपनी इंडस्ट्रीज़ में और बाहर उसे महंगे रेट में बेचेंगे, यानी इंडिया से बिल्कुल सस्ते से उसमें ख़रीद लेंगे क्योंकि अपने ही गुलाम है, और फिर बाहर उसे ज़्यादा महंगे रेट में बेचेंगे।
ब्रिटेन में। अब तो ये उनका दोनों मकसद थे। अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ डिक्लाइन भी क्यों हुई? ओके, अब ये चीज़ जानो कि एक पॉलिसी का नाम था जिसका नाम था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, जो कि कॉलोनियल गवर्नमेंट लाई थी। इसमें क्या होता था कि फ्री एक्सपोर्ट यानी रॉ मटेरियल्स इंडिया से ब्रिटिश तक, ठीक है, इंपोर्ट जो है यानी रॉ मटेरियल्स ब्रिटिश तक पहुंचा रहे हो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में बनवाने के लिए, जैसे फिनिश्ड ग्रुप प्रोडक्ट बनवाने के लिए भेज रहे हो आप, तो उसके लिए तो जो है कोई इम्पोर्ट नहीं लगाते थे कि भाई, सॉरी एक्सपोर्ट, आई मीन टू से एक्सपोर्ट, ठीक है, इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है, राइट। तो एक्सपोर्ट जब इंडिया से करते थे ब्रिटेन में अपनी इंडस्ट्रीज तक, तो ऑफकोर्स अपने ऊपर कोई टैक्स वगैरह चार्ज नहीं करते थे। लेकिन जब ब्रिटिश का माल, मान लो कपड़े हैं, आपने कॉटन भेजा ब्रिटेन में फ्री में, और कॉटन से कपड़े बनकर आया इंडिया में, अब उस पर वो टैक्स लगा देते थे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा देते थे। वेट, ओके, तो क्या होता था कि अपनी जो है इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल, ठीक है, वो फ्री में होएगा, और ब्रिटिश इंडस्ट्री से फिनिश्ड गुड, मान लो वो है कॉटन भेजी हमने और हमारे पास क्लोथ बनकर आ रहे हैं, वो भी फ्री में इंपोर्ट करते थे, वो भी फ्री में लेते थे, ना कोई टैक्स नहीं लगाते थे रॉ मटेरियल देने में लेने में, क्योंकि उनके यूज़ में था, है ना। लेकिन अगर इंडिया के हैंडीक्राफ्ट आप दूसरे देश में भेजना चाहते हैं तो बहुत भारी भरकम टैक्स लगाया जाता था कि बेच के दिखाओ तुम। तो ये एक डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी उन्होंने लगा रखी थी, ठीक है। सेकंड, एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, यानी अब ये कम हुई तो इससे हुआ क्या? हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब काफ़ी सारे लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने जो इंडस्ट्रीज़ थी वो बंद करवा दी। जो लोग काम करते थे उन्होंने तो बचपन से ही हैंडीक्राफ्ट में, मान लो कुछ वो और अपनी कला में बेहतर है, और कुछ उन्होंने सीखा ही नहीं, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई उसके बाद। और सारे लोग किस में भागने लगे? एग्रीकल्चर में, कि भाई खेती बाड़ी कर लेंगे, और कोई तो ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि और कुछ हमें आता ही नहीं, और कुछ ऑप्शन में ही नहीं है। इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, अब कंपटीशन भी होने लग गया। ब्रिटेन अब बाहर से आता बिल्कुल सस्ता सा माल, ठीक है, ब्रिटेन से आता, कोई टैक्स नहीं होता था उस पर, सस्ता माल होता था, तो कि सब खरीदेंगे, है ना। सस्ता इतना भी नहीं, बट यू है एज़ कम्पेयर टू इंडियन गुड्स। अब इंडियन गुड्स इतनी मेहनत से हाथ से बना के बिल्कुल प्यार से बनाते थे, लेकिन अब वो सस्ता है, बट वो मशीन से बना है ना। हैंडीक्राफ्ट हैंड से बने में तो है, ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है ना, लेकिन फिर भी सस्ता ब्रिटेन का जो हमारे रॉ मटेरियल से बनाया जाता था, उस पे जो है कोई क्या बोलते हैं, वो ज़्यादा सस्ता, और लोग उसे ही प्रेफर करते थे, इनके हैंडक्राफ्ट चीज़ों को प्रेफर कम करने लग गए। देन नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़, ठीक है। अब जो क्या बोलते हैं, अब इंडस्ट्रीज़ के लिए मशीनें चाहिए होंगी, है ना, मशीन चाहिए होंगे, टूल्स चाहिए होंगे, चीज़ें, तरह तरह की चीज़ें होंगी अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए। अब कैपिटल गुड की जो इंडस्ट्रीज़ थी वही बंद करवा दी, सारी इंडस्ट्री बंद करवा दी। तो ये जो मशीन वगैरह बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ थी, इनको ही बंद करवा दिया। तो अब आप हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए थोड़ी बहुत मशीन या टूल्स कैसे ही ले पाओगे जब वहाँ से ही प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा। फोर्थ इज़ लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ये भी बहुत ज़्यादा कम था उस टाइम पे। फिफ्थ इज़ लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि अब क्या बोलते हैं, जो पब्लिक है वो भी बाहर का सामान लेने लग गए, और जो है गवर्नमेंट है वो इन्वेस्ट ही नहीं करती थी। वो सब लोग किस में इन्वेस्ट करते थे? या तो रेलवेज़ में, रेलवेज़ भी किस लिए? ताकि ब्रिटिशर्स का लेन देन और अच्छे से हो पाए,
पावर जनरेशन के लिए, ताकि वो बातचीत कर पाएँ अपना सामान वामान भेजने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, है ना, पोर्ट्स के लिए, अगेन ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और कुछ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में अपना पैसा सारा खर्च करती थी। गवर्नमेंट इन चीज़ों में नहीं करती थी, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ ऑपरेटिंग ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। अब मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ कौन सी ऑपरेट कर रही थी, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, हाँ जी, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो थे वो कंट्री के वेस्ट वाले पार्ट में थे, महाराष्ट्र और गुजरात में ही कॉटन टेक्सटाइल मिल्स पॉपुलर थी। जूट मिल्स जो थी उसे कौन चलाता था, फॉरेनर्स चलाते थे, ठीक है, डोमिनेटेड बाय फॉरेनर्स, यानी कि फॉरेनर्स ही चलाने लग गए, और वो बंगाल में थी, ठीक है। नेक्स्ट इज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यानी कि टिस्को, जिससे हम जानते हैं, वो 1907 जमशेदपुर यानी कि बिहार में इस्टेब्लिश हो गई थी, ठीक है। दूसरी इंडस्ट्रीज़ जैसे कि शुगर, सीमेंट, पेपर, ये सारी भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद धीरे धीरे आने लग गई। यानी कि अब भाई एग्रीकल्चरल बंद करवा दी तुमने, इंडस्ट्रीज़ नॉर्मल बंद करवा दी, तो धीरे धीरे भाई कैसे गुजारा होएगा, तो धीरे धीरे लोग जो हैं शुरू करने लग गए। तो अब हम आते हैं फॉरेन ट्रेड पर, यानी कि इंडिया का जो ट्रेड सिस्टम है, यानी जो हम ट्रेड करते थे दूसरे देशों से, वो कैसा था। एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, यानी कि इंडिया खुद तो रॉ मटेरियल बनाता था और कहाँ एक्सपोर्ट करता था, ब्रिटेन में, ठीक है। एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यानी इम्पोर्ट फिर क्या होता था, अपने यहाँ फिनिश्ड गुड्स ब्रिटेन से होता था, एज वी ऑल डिस्कस्ड। सेकेंड इज मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने मोर देन 1.5 ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, यानी लगभग आधा जो ट्रेड है ना, जितना भी ट्रेड होता था लगभग आधा तो देखो ब्रिटेन होता था, ब्रिटेन से लेना देना होता था। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में फिर भी उन्होंने अलाउ कर दिया था, जैसे कि चाइना में, सेलोन यानी श्रीलंका में, पर्सिया यानी ईरान में, यहाँ भी लगभग जो है इन्होंने अलाउ कर दिया था। फिर सुएज कैनाल जब 1869 में ओपन हुई तो इंडिया और ब्रिटेन में और इजीली लेन देन होने लग गया। जब से सुएज कैनाल खुली तो 1869 में तो इंडिया और ब्रिटेन में ट्रेड और इजीली होने लग गया, वरना पहले तो बिल्कुल घूम के जाना पड़ता था और बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, ठीक है। सुएज कैनाल क्या, अब एक आर्टिफिशियल रास्ता है, वाटर का रास्ता है आर्टिफिशियल, ठीक है। अब और जिसको मतलब अफ्रीका से घूम के जाना पड़ता था हमें ब्रिटेन, कुछ भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना होता था तो, ठीक है। अब ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, यहाँ क्या बोल रहे हैं कि एक्सपोर्ट सरप्लस, यानी कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो एक्सपोर्ट सरप्लस को किस चीज़ के लिए, मतलब जो पैसा आता था उसको कहाँ यूज़ करते थे। मान लो काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा बल्क में एक्सपोर्ट कर दिया तो का पैसा भी ज़्यादा आएगा, है ना। तो उसका क्या करते थे वो, फर्स्ट टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इंक्योर्ड बाय, यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट में अब भाई सरकार चला रहे हैं, चाहे मान लो ब्रिटिश कंट्रोल वाली सरकार, उसमें कई सारे पुलिसमैन, इतने सारे लोग वगैरह, ऑफिसर्स, ये सब हायर करने होते, हायर मीन्स काइंड ऑफ इनकी भी तो मंथली पे जाती है ना, तो इनको देने के लिए या गवर्नमेंट के सिस्टम को चलाने के लिए पैसा जाता था उधर। सेकंड वाज टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर, यानी कि अब वॉर भी तो हुई थी, जब हम ब्रिटिश रूल में थे तो वॉर भी हुई थी, उसके लिए भी पैसा फंड करने के लिए यहाँ से लिया जाता था। थर्ड वाज टू इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम्स, यानी कि कुछ ना कुछ और छोटी मोटी बोलो या कुछ अलग चीज़ें थी जिनके बारे में हमें इतना ज्ञान नहीं है या कुछ, उसको भी ये इम्पोर्ट करते थे अपने ब्रिटेन में, ठीक है। तो यही सुएज कैनाल के बारे में बताया है यहाँ पे। अब डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी इंडिया की, ठीक है। अब यहाँ पे बताया है कि स्टेगनेंट थी। स्टेगनेंट का मतलब क्या होता है, एक ही उस पे थी, जैसे एक ही लाइन पे थी, ना बढ़ रही थी ना घट रही थी, वो थी बिल्कुल कांस्टेंट थी। एंड बैकवर्ड इंडियन इकनॉमी थी, ठीक है। पहला ऑफिशियल सेंसस क्या होता है, पॉपुलेशन जानना कि कितनी है।
ठीक है, ये हुआ था 1881 में। ब्रिटिश रूल कितने 1700 से था, लेकिन पहला सेंसस पॉपुलेशन काउंट कब हुई 1881 में। और मतलब कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रही, और यूँ पता चला कि मतलब ये भी काइंड ऑफ प्रॉपर नहीं हो पाया सेंसस। अब ऑफ कोर्स पहला था तो इतना प्रॉपर तो नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ अनइवननेस सी आई इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ में। ठीक है, 1881 के बाद से हर 10 साल में जो है सेंसस होने लग गया इंडिया का। अब नेक्स्ट ये बता रहे हैं कि 1921 जो है ना, उसको बोलते हैं द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। ग्रेट डिवाइड क्यों? क्योंकि 1921 से पहले पहली स्टेज थी। ठीक है, वहाँ तक जो है 1921 से पहले बर्थ रेट, पैदा भी बहुत लोग होते थे, बच्चे होते थे, और मरते भी बहुत लोग होते हैं थे। ठीक है, अगर आप नोटिस करेंगे तो आपकी दादी या दादा और नानी नाना जितने भी पुराने लोग थे वहाँ इतने बच्चे पैदा करते थे वो, है ना। और लेकिन नोट करोगे तो वो मरते भी कुछ ना कुछ डिजीज़ हो गई या कुछ हो गई, मतलब बहुत सारे उनके जो कज़न ऐसे मर भी रखे होंगे, है ना, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये 1921 से पहले की कहानी थी। 21 के बाद क्या होने लग गया कि मरने तो बहुत ज़्यादा लोग लग गए, लेकिन मरने तो कम लोग लग गए, लेकिन पैदा बहुत लोग होने लग गए। ठीक है, पैदा बहुत सारे हो रहे हैं लेकिन मर कम रहे हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था, इतनी सारी डिजीज़ वगैरह का कोई क्योर वगैरह नहीं होता था, तो मरते भी बहुत थे, पैदा भी बहुत होते थे। फिर पैदा तो चलो बहुत होते ही रहे, लेकिन जब मरने लग गए ना लोग, हॉस्पिटलाइजेशन होने लग गया, ठीक है, चीज़ें धीरे धीरे सुधरने लग गई, तो अपना जो है डेथ रेट कम होने लग गया फिर। अब हम जानेंगे द डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी कॉलोनियल रूल, जब ब्रिटिश राज था तब कैसी रही वो अपनी सिचुएशन थी बेसिकली। पहली चीज़ पे आते हैं हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, यानी कि बच्चे, बर्थ रेट क्या होता है, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, 1000 बच्चे हैं अगर, तो मतलब 1000 बच्चे में से कितना पैदा हो रहे हैं, लगभग 1000, मतलब 1000 के उसमें काउंट करेंगे, जैसे कि 10,000 पैदा हो रहे हैं एक साल में। ऑफ कोर्स ये एग्जाम्पल ही है, बट लेट्स से 10,000 पैदा हो रहे हैं एक साल में, तो 1000 के उसमें देखेंगे तो कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, ऐसे ही डेथ रेट में। ठीक है, तो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों क्या थे, बहुत ज़्यादा थे। जैसे कि बताया 1921 से पहले के बारे में जान रहे हैं ना, क्योंकि ब्रिटिश रूल तो तब तक ही था, 1921 से पहले का, मतलब 21 के बाद भी था, बट तब फिर चीज़ें जो है सुधरने लग गई थी। तो सेकेंड इज़ एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, यानी लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे। जब पहले मोनार्की थी तो लोग वैसे पढ़े लिखे थे, फिर ब्रिटिश राज के बाद लोग गुलामी करने लग गए तो फिर पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक है, तो पढ़े लिखे लोग लगभग 16% से भी कम थे, और इसमें से लगभग 7% ही वुमेन जो है लिटरेट थी। ठीक है, अब पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़, अब लोगों को, इतने लोग मर क्यों रहे हैं, क्योंकि कोई ढंग की दवाई नहीं है इनके पास, इनको नहीं पता कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, कोई भी डिज़ीज़ हो गई तो कुछ सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट नहीं है इनके पास, तो ये ऐसे मर रहे थे। ठीक है, तो कोई हॉस्पिटैलिटी नहीं थी अच्छी वाली। ठीक है, और जो थी वो भी ऐसे बेकार सी थी, जिसके कारण वाटर के कारण या एयर के कारण डिजीज़ेस फैलने लग गए। फोर्थ इज़ हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, यानी कि अपना पहला बर्थडे मनाने से भी पहले वो बच्चे जो मर रहे थे, मतलब इतनी छोटी उम्र में, महीने के होते थे और वो मर जाते थे, ये पर 1000 इन अ ईयर कितने थे अब बच्चे जो थे वो लगभग 218 पर 1000 बच्चे थे हर साल, यानी 218,000 बच्चे हर साल पहले बर्थडे से पहले ही मरे जा रहे थे। ठीक है, लेकिन 2011 में क्या हुआ, 218 पर 1000 थे, ये शिफ्ट हो गया 44%, यानी बस 44% लोग बच्चे जो है 1000 बच्चे जो है वो मरने लगे। आई मीन ये भी ज़्यादा है, बट भाई बहुत इम्प्रूवमेंट है, राइट। फिफ्थ इज़ लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी लोग बस 44 तक की उम्र तक जीते थे। आज के टाइम पे 68 तक की उम्र होती है जीने की, उस टाइम पे 44 थी। नेक्स्ट इज़ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। ठीक है, तो क्या होने लग गया कि लोग भूखमरे रहने लगे, क्योंकि पैसा नहीं था, कोई इंडस्ट्री अलाउड नहीं थी, एग्रीकल्चर अलाउड नहीं था, और लोग जो है गरीबी में की रेखा से नीचे आए जा रहे थे। ठीक है,
नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इसमें बोला गया है कि दो चीज़ें बताई गई है। प्री डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन, ठीक है। प्राइमरी ऑक्यूपेशन यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आपको पता है ना, प्राइमरी क्या होता है, उसमें जनरली तो एग्रीकल्चर आता है। तो एग्रीकल्चर में लगभग लोग 75% थे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर लार्जेस्ट वहाँ पे लोग काम करते थे और वो 75% था। मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्विस सेक्टर था यानी सेकेंडरी सेक्टर था उसमें लगभग 25% लोग थे, ठीक है। तो लगभग ऐसे ही 5% वगैरह फिर टर्शरी सेक्टर में होंगे, क्योंकि 25% लोग मैन्युफैक्चरिंग, ओके सर्विस भी आ गया तो वो टर्शरी ही आ गया बेसिकली। तो मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी सेकेंडरी सेक्टर में तो देखो 10% लोग थे, अगर मैं एग्जैक्टली बताऊँ तो अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, ठीक है। 10% लोग थे सेकेंडरी सेक्टर में, और टर्शरी सेक्टर में थे लगभग 15 से 20% लोग, ठीक है। अब सेकेंड वी कम टू रीजनल वेरिएशन, ठीक है। अब क्या होता था, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ऐसी जो स्टेट्स थी इनमें क्या होने लग गया, एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है उस पर ज़्यादा निर्भर थे लोग ज़्यादा खेती बाड़ी वहाँ करते थे, ठीक है। विद द कमेंसरेट इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ पे पहले इसी भी करते थे, है ना। लेकिन क्या होने लग गया, वो लोग शिफ्ट होने लग गए। अब एग्रीकल्चरल सेक्टर में उन्हें कोई फ्यूचर नहीं दिखा, तो वो सारे क्या करने लगे, शिफ्ट होने लग गए अपने सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर में। और यही उल्टा क्या हो रहा था कि अगर मान लो सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर वगैरह में है ना, तो लोग और ज़्यादा आ रहे थे। उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, इन स्टेट्स में जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर में ज़्यादा लोग दिख रहे थे और इंक्रीज़ हो रहा था कि और लोग आए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल लैंड बहुत है ना। अब लेट्स कम टू इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ने ना कुछ तो चलो भला किया ही था कि कुछ ना कुछ जैसे रोड ठीक कर दी, रेलवे, भले ही अपने फ़ायदे के लिए किया, उनका ट्रांसपोर्ट इजी हो पाए, बट उन्होंने कर दिया, ठीक है। अब रोड कैसी थी, तो रोड पहले के टाइम पे तो देखो बहुत ख़राब थी, ये थी वो थी, तो उन्होंने क्या किया, रोड बनवाई ब्रिटिशर्स ने, ताकि उनका एक्सपोर्ट्स हो पाए, है ना। रॉ मटेरियल, अब वो गांव हैं, छोटे छोटे शहर हैं, ये विलेजेस में उबड़ खाबड़ रास्तों में रॉ मटेरियल को भी तो एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए रोड चाहिए होगी। देन मतलब आदमियों को अब आर्मी के लिए भेजना होता था, तो रोड पे से चलने वलने के लिए ऐसे चाहिए होता था, राइट। तो अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने बनवा दिया, जो कि ऑफकोर्स लेटर में हमारा फ़ायदा भी थोड़ा सा प्रूव हुआ उसमें से, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, जो है रूरल एरियाज़ में है, मतलब जगह जगह जहाँ जहाँ उन्हें चाहिए वहीं वहीं उन्होंने अपनी रोड बनवाई थी, ठीक है। There always remained an acute shortage of all weather roads to reach out to rural areas during the rainy season। वही बात है कि बारिश में कीचड़ वगैरह हो जाता तो वो नहीं पहुंच पाते थे, तो उन्होंने रोड बनवाई। सेकेंड इज़ रेलवेज़, ठीक है। अब रेलवेज़ जो है ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करी इंडिया में कौन से साल में, 1850s में, ठीक है। अब रेलवे अफेक्टेड द स्ट्रक्चर, अब इकनॉमी को कैसे अफेक्ट किया था, ये दो इम्पॉर्टेंट तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। रेलवे से लंबे लंबे डिस्टेंस ट्रैवल कर पा रहे थे, है ना, ब्रिटिशर्स भी कर पा रहे थे, लोग भी कर पा रहे थे। और जो है मतलब इतना बड़ा है इंडिया, तो लोग कम टाइम में एक जगह से दूसरी जगह से ट्रैवल कर पा रहे थे। और दूसरी चीज़ कि यानी अपनी कमर्शलाइजेशन बढ़ रही थी। मान लो दूसरी जगह पे कोई फेमाइन आ रखा है, कुछ आ रखी है, तो हम जो है रेलवे के थ्रू जल्दी से जाके उनको अपना जो है सामान प्रोवाइड कर सकते थे, है ना। अब सेकेंड आता है इसमें यही कि कमर्शलाइजेशन, अपनी जो चीज़ें हैं बेचना वगैरह, वो हम ट्रैवल करके इजीली और लोगों तक रीच कर पा रहे थे, ठीक है। अब थर्ड इज़ एयर एंड वाटर बेस्ड ट्रांसपोर्ट। ये कैसा था, ये भी क्या ब्रिटिशर्स ने बनवाया। ब्रिटिशर्स ने देखो कोशिश तो करी, लेकिन जो डेवलपमेंट हुई वो ऐसे कुछ प्लेजेंट नहीं हो पाई, ठीक है। मतलब ठीक ठाक ऐसे काम चलाऊ सा काम हुआ एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट में, तो उन्होंने रहने ही दिया, ठीक है। अब फोर्थ इज़ कम्युनिकेशन। उन्होंने अपने पोस्ट, टेलीग्राफ, ये सारी जो कम्युनिकेशन है इनको भी अवेलेबल और अच्छे तरीके से किया, ठीक है। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का सिस्टम भी इंडिया में वो इंट्रोड्यूस उन्होंने ही किया था, ताकि लॉ एंड ऑर्डर, मान लो कोई भी नोटिस आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो वो ईज़िली सब लोगों तक पहुँचा पाएँ,
ठीक है। अब रीजंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, अब क्यों करवाई इन्होंने डेवलपमेंट, वही बात है, अभी हमने जान लिया, तो ये टॉपिक तो हमने पढ़ ही दिया साथ के साथ, तो वी डोंट नीड टू डिस्कस इट मेजरली, ठीक है। और ये भी हमने पढ़ लिया। देखो अब जानते हैं पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, यानी ब्रिटिश राज से हमें क्या फ़ायदा हुआ। अब देखो नुकसान तो इतना ज़्यादा हुआ है कि वी कांट डिस्क्राइब, लेकिन थोड़ा बहुत फ़ायदा हमें भी हुआ है। अब वो क्या हुआ है, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। अब क्या होने लग गया, कमर्शलाइजेशन, यानी कि लोग क्या करने लग गए, मतलब कोई मान लो ऐसे बंजर लैंड ज़मीन या कुछ है, सो दे यूज़ टू यूज़ दैट एरिया फॉर एग्रीकल्चर एज वेल, ठीक है। वो अपनी खेती बाड़ी उस एरिया को यूज़ करके कर लेने लग जाते थे अपने खाने के लिए, क्योंकि वैसे तो वो कमर्शलाइजेशन के कारण कैश क्रॉप में शिफ्ट हो जाते थे, है ना। तो इसके कारण जो है लोग अपना सेल्फ कंजम्पशन के लिए इतना थोड़ा बहुत उगा लेते थे, अपना छोटा मोटा उगा लेते थे कि भाई सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, ठीक है। तो सेल्फ सफिशिएंसी लोगों ने जान ली क्या होती है। अब सेकंड इज़ बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अभी वही पढ़ा हमने, इन्होंने जो रेल्स रोडवेज जो हमारे लिए अच्छे बनाए, ठीक है। थर्ड इज़ चेक ऑन फेमाइंस, वही बात है, अगर रेलवे से ट्रैवल करके कहीं और अगर फेमाइन आ रखी है तो हम दूसरी स्टेट से प्रोवाइड कर सकते हैं। फोर्थ इज़ शिफ्ट टू मॉनेटरी इकनॉमी, अब मोनार्की जब थी तब तो भाई पैसा नहीं था, है ना। अब बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था उस टाइम पे, तो लेन देन चलता था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने पैसा भी इंट्रोड्यूस करवाया और हम बार्टर सिस्टम की बजाय पैसे का इस्तेमाल करने लग गए। फिफ्थ इज़ इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, अब पहले तो मोनार्की था तो हमें नहीं पता था, हमें बस पता था कि बस ये राजा है, ये जो ऑर्डर देंगे हमें मानना है, बस उसके अलावा कोई हम सवाल भी करने नहीं देता था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को देख के इन्होंने सीखा, ओके दैट इज़ हाउ यू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। ऑफ कोर्स नॉट राज जमा के, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ ना कुछ तो सीखा उनको देखकर कि कैसे जो है लोगों को कंट्रोल करके, लोगों की बात सुनकर, ऐसे करके उनकी इवन थॉट्स इंक्रीज़ हुए कि भाई हमें एक आज़ाद गवर्नमेंट चाहिए, ऐसे, है ना। तो ये इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ब्रिटिश राज के बाद से आया। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट ऑफ इंडियन इकनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये वही बेसिकली रिविजन पॉइंट से हैं, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। कॉलोनियल इकनॉमी कैसी थी, यू कैन गिव इट अ रीडिंग क्योंकि इसमें देयर इज़ नथिंग न्यू। नेक्स्ट इज़ सेमी फ्यूडल इकनॉमी, ठीक है, इसमें फ्यूडल सिस्टम क्या होता है और कैपिटलिस्ट सिस्टम क्या होता है। वेट 1 सेकेंड, सॉरी, या फ्यूडल सिस्टम क्या होता है और कैपिटल सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में बताया गया है। अब लैंड सेटलमेंट सिस्टम को से ही फ्यूडल सिस्टम आया, ठीक है, और फ्यूडल सिस्टम वही होता है लैंड सेटलमेंट वाला, ज़मींदार वाला जो था, लगान लेने वाला, ठीक है। और दूसरा था कैपिटलिस्ट सिस्टम, यानी कि मोर ओके दिस इज़ नथिंग न्यू और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ स्टैगनेंट इकनॉमी, यानी इकनॉमी जो थी हमने पढ़ा था 2% ही नेशनल, उसमें एग्रीगेट में ग्रोथ थी 2% से भी कम, और 0.5 पर कैपिटा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ बैकवर्ड इकनॉमी थी अपनी, है ना, कैसे थी वो हमने देखा था। डिप्लीटेड इकनॉमी का बेसिकली यही मतलब है, या डिप्रिशिएटेड इकनॉमी, जिसका मतलब होता है कि ब्रिटिशर्स ने हमारी जितनी भी रिसोर्सेज थी सारी यूज़ कर करके जो है ऑलमोस्ट फिनिश तो नहीं बट यू है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ उन्होंने कर लिया था, जिससे हमें प्रॉब्लम हो रही थी बाद में। तो जब उन्होंने आज़ादी दी तब भी हमें बड़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि वो हमारी रिसोर्सेज सारी लूट के जा रखी थे। एंड देन सिक्स्थ, ओके वेट व्हाट इज हैपनिंग, या
एंड देन सिक्स इज़ इम्प्यूटेड इकनॉमी। इम्प्यूटेड इकनॉमी वही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, यानी कि जाते जाते भी ब्रिटिशर्स हमें अलग करके गए, रिलीजन, कास्ट, इवन स्टेट्स के आधार पर हमें अलग करके गए, तो वो जाते जाते भी नुकसान करके गए। सो दैट्स इट फॉर द चैप्टर।